नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग देखेंगे। इसके पहले हम पहला भाग अपलोड कर दिए हैं, जिसमें गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश और खिलजी वंश को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग तुगलक, सैयद और लोदी वंश के शासकों एवं उनसे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह तुगलक वंश का कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या जिसको गाजी मलिक तुगलक कहा जाता है, वह तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की और उसकी माता हिंदू जाट महिला थीं और पिता एक तुर्क थे जो कि बलबन के दास थे। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था और उसने दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था और 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसलिए वह मलिक उल गाजी की उपाधि या फिर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। तो यदि पूछेगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक इन्होंने शासन किया। गुलाम वंश के सुल्तानों ने जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था और खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। लोदी वंश के शासकों ने 1450 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे, तो वह थे तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक इसका शासनकाल रहा है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। यह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीर ए कोही विभाग जो है शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक से। और अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण जो है बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को जो है राजधानी बनाया गया। और इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण आर है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो ये सही है आपका, और कारण आर यहाँ गलत है। आप मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये आपका गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता यह 1333 से लेकर 1347 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। मोरक्को मूल का यह अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। तो पूछा जाता है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम, तो वह है किताब उल रेहला। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण वह इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताबुल रेहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसने कहा था? तो यह बदायूनी द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो वही प्रश्न है, तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया वह था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान-ए-बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थीं। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। तो पूछेगा कि दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किसने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था जिसका नाम जो था दीवान-ए-बंदगान। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है हक-ए-सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, फिरोज तुगलक। निर्माण भी इसने करवाया था और कर भी इसी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया। तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। इसके शासन से पहले ब्राह्मण जो है जजिया कर से मुक्त थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो सेम क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे हिंदू या मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसने अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया, जैसे उसने रोजगार दफ्तर खुलवाया और एक दानशाला खोली जिसको दीवाने खैरात के नाम से विख्यात था, और साथ ही उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि दारुल सफ़ा क्या था, तो यह एक खैराती अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो देखिए सेम क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। इसका कार्यकाल जो रहा था वह 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश का यह अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, और फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 में आक्रमण किया था सबसे पहले। और अगला क्वेश्चन है आपका कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कोई भी नहीं सही होगा, क्योंकि तैमूर ने 1398 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण वह नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। तो आपका इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो आपका जो सही आंसर होगा वह नसीरुद्दीन महमूद सही होगा 1398 ईस्वी में। और नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल रहा है वह 1394 से लेके 1412 ईस्वी तक रहा है, नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण जो कि 1398 में इसने आक्रमण किया था कि दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया, और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। पहला है रुकनुद्दीन, दूसरा है मुबारक खान, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा है आलम शाह। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। रुकनुद्दीन यह जो है इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद यह शासक बना था 1236 में, और मुबारक खान यह 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया, और फिरोज शाह तुगलक यह 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया, और आलम शाह 1400
45 से 1451 तक। तो आपको क्रम से लगाना है। आप रुकनुद्दीन दो थायत 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासक बना, और जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, और फिरोज शाह तुगलक यह 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा, तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह जो था यह सैयद वंश का शासक था, यह 1445 से लेकर 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो क्रम से देखा जाए तो 1 2 3 जो है सभी क्रम से आपका 1 2 3 और 4, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। तो अब जो है लोधी वंश को हम देखेंगे। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था, जो जिसमें कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। इसको बस आपको याद रखना। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां संस्थापक था सैयद वंश का, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश। तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल जो रहा है वह 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा है। और अंतिम लोधी शासक जो था वह इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, बहलोल खान लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खातौली के युद्ध में। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से जो है सिकंदर लोधी। आगरा शहर की पूछा जाता है स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। बाद में उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी आगरा को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के राज्यरोहण तक लोधी वंश की सत्ता सुदृढ़ रूप में स्थापित हो चुकी थी, अतः उसने भू राजस्व के सुधार में रुचि ली। उसने सभी प्रांतपतियों एवं जागीरदारों को अपनी आय एवं व्यय का विवरण भेजने की आज्ञा दी तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो कि गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने प्रारंभ किया था? तो सिकंदर लोधी ने। इस गज का प्रयोग जो है कालांतर में शेर शाह तथा अकबर, जो कि प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया, और सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात जिसको आयकर कहा जाता है, समाप्त कर दिया। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा कि निम्नलिखित अन्य के ऊपर कर समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह सिकंदर लोधी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया है खिलजी, दूसरा लोधी, तीसरा सैयद और चौथा गुलाम। तो दिल्ली सल्तनत में कुल जो है 5 शासकों ने शासन किया था, 5 वंश के शासकों ने। तो सबसे पहले
गुलाम वंश, जिसको मामलूक वंश भी कहा जाता है, तो कभी कभी मामलूक लिखा जाता है। फिर जो है खिलजी वंश आ जाएगा उसके बाद तुगलक होगा, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में आपका लोदी वंश। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा 4, 1, 3, 2। और सर्वाधिक समय तक यदि पूछा जाएगा शासन किसने किया, तो तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। यह गुलाम वंश का शासक नहीं, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होने के बाद जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बलबन यहाँ दिया गया है। तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। तो गुलाम वंश ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा वह 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक रहा। और फिर इल्तुतमिश का शासनकाल जो रहा वह 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और बलबन का शासनकाल जो रहा वह 1266 से लेके 1287 तक इसने शासन किया। और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, यह 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपका दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।